ये टाटा की 16 टयरा गाड़ी 4825 TK BS6 में फर्स्ट स्टेज BS6 की गाड़ी है। ये इसके अंदर यूरिया का टैंक फ्यूल टैंक के जस्ट बगल में ही दिया हुआ है, और फ्यूल टैंक जो है डीजल का टंकी वो भी प्लास्टिक का है, और यूरिया का टैंक वो भी प्लास्टिक का है। यूरिया का गेज और यूरिया सक करने का पाइप यहाँ है, और ये पंप यहाँ पे है। यहाँ से पंप जो है यूरिया खींच के हमेशा इसके आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम पे यूरिया का ये जो नोजल है यहाँ देते रहता है। तो इस गाड़ी में BS4 गाड़ियों के मुकाबले हमेशा नोजल के ऊपर, मतलब ये जो डोजर है ATS के ऊपर लगा इंजेक्टर, यूरिया का इंजेक्टर है, वहाँ पे हमेशा यूरिया आते रहेगा और दूसरे लाइन से रिटर्न जाते रहेगा। जैसे ही हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद टैंक से सीधा ये पंप है ये वाला, इस पंप के माध्यम से यूरिया सक होगा और वो प्रेशर से यहाँ से इस पाइपलाइन के माध्यम से हमारे इस यूरिया इंजेक्टर के ऊपर साइलेंसर पे आएगा। ये कब स्प्रे करना है और कब स्प्रे नहीं करना है डिसाइड करने का काम ECM का है, और ये ECM इसको सिग्नल देगा इस वायर के माध्यम से, तब ये स्प्रे करना शुरू कर देगा। पहले की गाड़ियों में डोजर डिसाइड करता था कि कब डोजिंग करना है, और वहाँ से मोटर चालू होता था और यूरिया स्प्रे होता था। इसमें हमेशा यूरिया स्प्रे हो या ना हो, हमेशा इंजेक्टर के ऊपर यूरिया आते रहेगा और टैंक में रिटर्न जाते रहेगा। इसीलिए कभी भी गाड़ी बंद करें तो थोड़ा देर तक चाबी रहने दें, बैटरी के बाद तुरंत ना खोल दें अगर कोई काम भी है तो, क्योंकि यूरिया की लाइन में जो यूरिया होता है गाड़ी बंद करने के बाद वो पंप पूरा लाइन को खाली कर देता है, जिससे पाइप लाइन में यूरिया ना बचे और यूरिया जाम होने की समस्या इस लाइन के अंदर ना आवे। इन गाड़ियों के अंदर इंजन से जैसे धुआं आएगा, पहले हमारे चेचिस में सिंगल मॉड्यूल लगा रहता था, वो सिंगल मॉड्यूल अब गाड़ियों में जगह बचाने के लिए केबिन के जस्ट पीछे लगा रहता है खड़ा, और इंजन से जो हमारे सिंगल मॉड्यूल में पाइप आता है वो भी छोटा हो जाता है और हमारी गाड़ी में काफ़ी जगह बचती है। और हमारा जो आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है पूरा, ये इसको तोड़ फोड़ या कहीं पे नुकसान होने का चांस नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी कारगर है। ये टिपर गाड़ियों में केबिन और बॉडी के बीच में जो जगह बचती है वहाँ इसे लगाया जाता है, जिससे इसकी सेफ्टी भी बढ़ती है और साइलेंसर के पाइप की लंबाई की भी साइज़ घट जाती है, जिससे खर्चा भी कम आता है और मेंटेनेंस भी कम आता है। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इस साइलेंसर पाइप के माध्यम से धुआं सबसे पहले हमारे DOC में आएगा। DOC के बाद फिर हमारे दूसरे नंबर के कंपार्टमेंट DPF में आएगा, और उसके बाद तीसरे नंबर के कंपार्टमेंट, यहाँ से यहाँ तक तीसरा कंपार्टमेंट है जिसे यूरिया मिक्सिंग चेंबर बोलेंगे। उसके बाद चौथा कंपार्टमेंट जो है SCR है, और उसके बाद ये BS6 की ही गाड़ियों में सिर्फ देखने को मिलता है। ये पहला DOC और DPF और उसके बाद ASC। हमारे पहले की गाड़ियों में सिर्फ हमारा SCR था, ये SCR था, और बाकी का पूरा साइलेंसर ऊपर से नीचे तक साइलेंसर खाली था, खोखा था, सिर्फ SCR लगा था। तो उसके बाद DPF के बाद SCR में आएगा। SCR के बाद हमारा धुआं ASC होते हुए इस टेल पाइप के माध्यम से बाहर वातावरण में निकल जाएगा। DOC के पहले एक टेम्परेचर सेंसर लगा है, उसके बाद हमारे DPF के जस्ट पहले एक टेम्परेचर सेंसर लगा है, उसके बाद हमारे मिक्सिंग चेंबर के जस्ट पहले एक टेम्परेचर सेंसर लगा है, उसके बाद हमारे ASC के एक बाद में लास्ट में एक टेम्परेचर सेंसर लगा है। इस तरह से BS6 के सिंगल मॉड्यूल ATS में 4 टेम्परेचर के सेंसर लगे हैं,
जो हर कंपार्टमेंट के अंदर टेम्परेचर कितना है ईसीएम को बताने का काम करते हैं। इन चारों टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग हार्नेस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और उसके बाद हमारा जो पहला टेम्परेचर सेंसर था ये वाला, यहाँ से इस तरह से वायरिंग यहाँ, मतलब चारों टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग हार्नेस एक ही है। 1 2 3 और ये 4 टेम्परेचर सेंसर और उसकी 4 पिन की यहाँ पे सॉकेट है। ईसीएम को इसके माध्यम से हमारे हर कंपार्टमेंट में कितना टेम्परेचर है वो यहाँ से जानकारी ईसीएम लेते रहता है। अगर इनमें से कोई भी एक टेम्परेचर सेंसर, मतलब हमारे एटीएस का कोई भी टेम्परेचर सेंसर ख़राब होता है तो हमें 4 का सेट पूरा बदली करना पड़ेगा। 1 2 3 4 वायरिंग हार्नेस के साथ यहाँ से वायरिंग निकालेंगे और ये दोनों बोल्ट खोलेंगे और ये चारों टेम्परेचर सेंसर एक साथ में बदली करना पड़ता है। इस एटीएस सिस्टम में 2 नॉक सेंसर लगे हैं। नॉक सेंसर एक शुरू में और एक आखिरी में। जैसे ही धुआं हमारे डीओसी यूनिट में आता है जस्ट वहीं पे एक ये हमारा नॉक सेंसर लगा है। उस नॉक सेंसर की वायरिंग यहाँ से होते हुए और ये हमारे यहाँ पे लगी हुई है। दूसरा हमारा नॉक सेंसर एसी के ऊपर, एसी जैसे ही ख़त्म होता है और टेल पाइप से पहले ये यहाँ पे लगा हुआ है। इसका वायरिंग हार्नेस इस तरह से यहाँ लगा है। अगर हमारा नॉक सेंसर ख़राब होता है तो हम एक बदल सकते हैं, क्योंकि इसकी वायरिंग के हार्नेस दोनों अलग अलग हैं। पीछे वाले टेल पाइप के पास जो नॉक सेंसर लगा है उसका वायरिंग हार्नेस यहाँ पे 4 पिन का वायर है और ये 2 बोल्ट खोलेंगे और एक यूनिट, मतलब एक नॉक सेंसर बदली कर देंगे। अगर शुरू वाला ख़राब होता है ये वाला तो यहाँ से पिन निकालेंगे, 2 बोल्ट खोलेंगे और हमारा पहला डीओसी के पास वाला नॉक सेंसर बदली कर लेंगे। इस तरह से अगर हमारा नॉक सेंसर कोई एक ख़राब होता है तो हम एक बदल सकते हैं, और अगर टेम्परेचर सेंसर ख़राब होता है तो हमें एक साथ चारों बदली करना पड़ेगा। ये बीच में जो हमारा कंपार्टमेंट है डीपीएफ और मिक्सिंग चेम्बर, ये दोनों अलग अलग क्लैंप से फिटिंग है, लेकिन हमारा एससीआर और एएससी जो है वो एक साथ में है। तो अगर एससीआर में गड़बड़ी आती है तो भी हमें एएससी और एससीआर साथ में बदलना पड़ता है, और अगर सिर्फ एएससी में गड़बड़ी आती है एएससी यूनिट में तो एएससी और एससीआर दोनों साथ में बदलना पड़ता है। लेकिन अगर मिक्सिंग चेम्बर में कोई गड़बड़ी है तो इस क्लैंप और इस क्लैंप के माध्यम से हम मिक्सिंग चेम्बर को सिर्फ अलग से बदली कर सकते हैं। अगर हमारे डीपीएफ डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर के अंदर कोई गड़बड़ी आती है तो इस क्लैंप, ये पहला क्लैंप और ये दूसरा क्लैंप के माध्यम से खोल के हम पूरे डीओसी को या साफ़ कर सकते हैं या बदली कर सकते हैं। हमारे BS6 गाड़ियों में जो डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है या डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की वायरिंग या डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर का जो पाइप है वो डीओसी यूनिट के शुरू में और डीओसी यूनिट के अंत में इस तरह से लगा है, और जैसे ही धुआं जो एंटर होता है उसका प्रेशर और धुआं डीपीएफ से बाद में निकलता है उसका प्रेशर, दोनों का प्रेशर, ये हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर जो है वो ईसीएम को बताने का काम करता है। और ईसीएम इस तरह पता कर लेता है कि हमारा डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर जो पीएम को रोकने का काम करता है, कार्बन, तो वो कितनी मात्रा में कार्यक्षम है, मतलब कितनी मात्रा में जाम हो चुका है, और उसे ऑटो रीजनरेशन, स्टेशनरी या मैनुअल रीजनरेशन या सर्विस रीजनरेशन किस चीज़ की ज़रूरत है इसका भी इंडिकेशन हमको देता है। और इस तरह से ऑपरेटर या फिर गाड़ी जो बनाते हैं मैकेनिक या कंपनी में या फॉल्ट कोड जो आता है उसके माध्यम से इसमें मदद मिलती है। हमारे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर की जानकारी के माध्यम से पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी में अभी
डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर की कंडीशन क्या है और डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर कितनी मात्रा में अभी कार्यक्षम है, मतलब काम कर रहा है। अगर जाम हो गया तो साफ़ करना है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होगा क्योंकि ऑटो रीजनरेशन गाड़ियाँ रोड पे चलते रहती हैं और ये हमारा ये जो दूसरे नंबर का DPF यूनिट है वो ECM की रीजनरेशन प्रोसेस के माध्यम से ये साफ़ होते रहता है। बहुत कम केस में इसे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर हमारी DPF रीजनरेशन रिक्वायर्ड की लाइट आती है और गाड़ी अगर हमारी सही नहीं चल रही है तो हमें स्कैन करके या लाइट की जानकारी के माध्यम से पता करना रहता है कि हमें गाड़ी को और चला के ऑटो रीजनरेशन करना है या गाड़ी खड़ी करके मैनुअल रीजनरेशन करना है या फिर हमें वर्कशॉप में ले आके सर्विस रीजनरेशन करवाना है। वो इस डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के माध्यम से ECM हमारा पता कर लेता है। इस गाड़ी में अगर हमारा यूरिया का जो इंजेक्टर है अगर उसे बदली करना है या खोल के चेक करना है तो 1, 2, 3 बोल्ट खोलेंगे और सिर्फ इसे बाहर करेंगे। वायरिंग हार्नेस या पाइपलाइन किसी को निकालना नहीं है और अगर हम कमांड देते हैं तो वो यूरिया स्प्रे करेगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा इंजेक्टर डायरेक्ट हो चुका है या सही यूरिया स्प्रे कर रहा है या उसके होल जाम हो चुके हैं, उसकी कंडीशन पता करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर बदली करना है तो तीनों बोल्ट खोलेंगे, वायरिंग हार्नेस निकालेंगे, ये दोनों पाइप निकालेंगे और इंजेक्टर डालने के बाद उसे हम बदली कर सकते हैं। और बदली करने के लिए बाहर ही उसके वायरिंग और पाइप को लगा के एक बार यूरिया स्प्रे करवा के चेक करना है कि अब हमारा यूरिया स्प्रे हो रहा है तो फिर तीनों बोल्ट को सही से फिटिंग कर देना है। इस तरह से हम अगर इंजेक्टर ख़राब होता है तो बदली कर सकते हैं। अगर डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर का पाइपलाइन ख़राब होता है या हमारा ये ट्यूब फट जाती है तो ये डिफरेंशियल प्रेशर का ये पाइप जो है यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक अलग अलग मिलता है और डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर भी अलग से मिलता है, उसे हम बदली कर सकते हैं। ये बोल्ट खोल के पाइप निकाल के वायरिंग हार्नेस निकालने के बाद हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन ये सब काम करने के लिए हमारे पास कम से कम क्यूमिंस का कोई भी एक स्कैनर होना चाहिए जिसके माध्यम से हम पता कर सकें सही कि हमारा डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर सही है या ख़राब है। सिर्फ अंदाज से बदली नहीं कर सकते, उसे चेक करना है, कंफर्म करना है और अगर ख़राब है तो उसे बदली करना है।